हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हां साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये झारखंड से लेकर के आ रहे हैं और झारखंड से ये जुडिशरी फील्ड का ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो साथियों, मैं बिना देर किए एक एक चीजों को आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ इसका लास्ट डेट क्या रखा गया है, इसका प्रिलिमिनरी का क्या सिलेबस होने वाला है, मेन एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस होने वाला है, किस पैटर्न पे ये आधारित एग्जामिनेशन इनका कंडक्ट कराया जाता है। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रेलिवेंट होगा। तो साथियों, यहां पर देखिए, ये जो ऑफिशियल अपडेट आया है, ये झारखंड लोक सेवा आयोग से आया है। कहां से आया साथियों? आपने सबसे पहले इसको देख लिया कि झारखंड लोक सेवा आयोग से जारी किया गया एक नोटिफिकेशन है और उसी नोटिफिकेशन को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे तो पहले हम ये देख लेंगे कि इसका विज्ञापन संख्या क्या है। अगर हम विज्ञापन संख्या देख लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये वाकई में ये जो फॉर्म निकाला गया है, ये फॉर्म अपडेटेड है कि नहीं अपडेटेड है। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 22/2023 यहां पर दिया है। मींस कि ये जो भी फॉर्म आपका निकाला गया है यहाँ पे, ये अप टू डेट फॉर्म है और इसी अप टू डेट फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब यहां पर देखिए, कर रहा है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की बात कर रहा है। सबसे पहले आपको लास्ट डेट दे दिया कि इस फॉर्म को फिल करने का आपको लास्ट डेट क्या होने वाला है। तो साथियों, लास्ट डेट 21/9/2023 रखा गया है। क्या रखा गया है दोस्तों? तो 21/9/2023 लास्ट डेट रखा गया है और इस लास्ट डेट को बिल्कुल भी आपको किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूलना है। अगर आपका सपना है कि झारखंड में आप सिविल जज जूनियर डिवीजन बने, तो आप क्या करेंगे? इस तारीख से पहले 21/9/2023 से पहले क्या करेंगे? आप अपने फॉर्म को धूमधाम से फिल कर लेंगे। अब इसके एक एक विज्ञापन को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो भी बातें विज्ञापन में बताई गई हैं, जो भी सिलेबस हमको प्रोवाइड किया गया है, हर एक चीज को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अगर हम विज्ञापन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं विज्ञापन कर रहा है झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन नियमित नियुक्ति परीक्षा की बात कर रहा है। मींस कि यहाँ पे जो नियुक्ति होती है, जो नियमित परीक्षा होती है, उसी परीक्षा से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है। और किस पोस्ट के लिए है? तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन। ये किसके लिए है? तो ये जितने भी हमारे लॉ के एस्पिरेंट हैं, उन सभी लॉ के एस्पिरेंट्स के लिए क्या निकाल दिया गया? एक अच्छी सी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। जिन्होंने भी LLB ग्रेजुएट हैं, जिनको लगता है कि मुझे सिविल जज बनना है और झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड में हमको बनना है, वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इनका सिलेबस भी बहुत ही नॉमिनल सा सिलेबस है। अभी मैं आपको सिलेबस भी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूं कि इनके सिलेबस में क्या क्या चीजें आपसे मेजरली पूछी जाती है। साथ ही साथ यहां पर देखिए, कर क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक इतने के द्वारा क्या किया गया है। यहां पे ये देखिए, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है? तो साथियों, टोटल 138 पोस्ट के लिए यहाँ पे जारी कर दिया गया वैकेंसी। और झारखंड जैसे जगह पे, झारखंड जैसे स्टेट के लिए 138 पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है। अगर लगता है कि नहीं, मुझे सिविल जज बनना है और मुझे झारखंड में बनना है, तो इस 138 में आपका भी एक सीट कंफर्म होना चाहिए। देखिए साथियों, यहाँ पे ए वाले में पहले हम पद के नाम को देखेंगे। अगर किस पद के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन, इसको हिंदी में कहिए या इंग्लिश में कहिए, सिविल जज जूनियर डिवीजन के नाम से यह पद सृजित किया गया। साथ ही साथ करा कोटेवार रिक्तियों की संख्या के विवरण के बारे में डिफाइन किया गया कि किसको कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जारी किया गया। अगर टोटल 138 पोस्ट जारी कर दिया गया है, तो टोटल 138 पोस्ट अनरिजर्व के लिए तो होगा नहीं, टोटल 138 पोस्ट EWS कैंडिडेट के लिए तो होगा नहीं, या OBC के लिए होगा नहीं। सभी पोस्ट को क्या कर दिया गया? सभी पोस्ट को बाइफरकेट किया गया है हर एक कैटेगरीज में। जैसे OBC होता है, SC होता है, ST होता है, इसी सभी चीजों में क्या किया गया? सभी पोस्ट का यहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया। अगर हम सीरियल नंबर की बात करते हैं, कैटेगरी की बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, प्रीमिटिव ट्राइबल्स की बात करते हैं, वुमेन्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स कोटा की बात करते हैं, लो विजन, हाई हियरिंग और लोकोमोटरी डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो इन्हीं सभी लोगों में क्या किया गया है? पूरे पोस्ट का पोस्टमार्टम किया गया। मींस कि पूरे पोस्ट का बाइफर्केशन किया गया, कितने नंबर ऑफ सीट किसको प्रोवाइड किया जाए। तो जो अदर स्टेट से जाएंगे, जो भी लोग अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो कहां पे क्वालिफाई करेंगे। वो अनरिजर्व में जाएंगे, जनरल के अंतर्गत उनको कंसिडर किया जाता है।
तो यहाँ पे कैटेगरीज को देखेंगे तो यहाँ पे कर रहा है अनरिजर्व के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 60 वैकेंसीज दिया गया है। किसकी बात कर रहा हूं? अनरिजर्व की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आप रांची से नहीं है, अगर आप झारखंड से नहीं है, अगर आप यूपी से हैं, अगर आप बिहार से हैं, तो आप किसमें क्वालिफाई करेंगे? आप इसी अनरिजर्व में क्वालिफाई करेंगे। तो 60 सीट दिया, एसटी के लिए 28 दिया, एससी के लिए 12 दिया, बीसी मींस की बैकवर्ड क्लास फर्स्ट के लिए 10 दिया, बैकवर्ड क्लास सेकंड के लिए 15 दिया, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 दिया। इसी तरह से ओबीसी के लिए भी सीट को क्या किया गया? बाइफरकेट किया गया। तो टोटल 138 पोस्ट का इन्होंने क्या किया? पूरा टोटल 138 पोस्ट को इन्होंने हर एक सेक्टर्स में क्या किया? पोस्टों को डिवाइड कर दिया। और ये आपके लिए गुड इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि क्या है, अनरिजर्व के लिए टोटल इनके द्वारा 60 सीट का यहाँ पे निकाला गया है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। क्योंकि यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पे टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 138 सीट है। कितने सीट है? तो साथियों टोटल 138 सीट यहां पे जारी किया गया। और इसी 138 सीट को आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं यहां पे पूरे लोगों में क्या कर दिया गया? बाइफरकेट किया गया। ये आपके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन था। रिजर्वेशन इन दिस कैटेगरीज विल बी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जाती है। अगर हम वेतनमान की बात करते हैं कि आपको जब ये सिलेक्शन हो जाएगा, ये 3 स्टेजेस का एग्जामिनेशन होता है। आप सभी लोगों को पता है कि जब इस प्रकार का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है तो ये प्रिलिमिनरी लेवल का एग्जामिनेशन होता है, फिर मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है और उसके बाद से एक वाइवा वॉइस या इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है और उसके बाद से जो सिलेक्शन होता है उसी फाइनल सिलेक्शन की बात यहां पे की जाती है। अगर हम वेतनमान की बात करते हैं तो 27,700 से लेकर के 44,770 रुपए तक का यहां पे क्या रखा गया है? अनरिवाइज इनका वेतनमान रखा गया। मींस की अच्छा खासा इनको वेतन भी क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। भाई जज बनेंगे तो जज का रुतबा ही बहुत कुछ होता है, उसमें तमाम तरह के आपको फैसिलिटीज, तमाम प्रकार की सुविधाएं आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके सैलरी से ज्यादा तगड़ा चीज होता है। अब आगे देखिए, आगे इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है? जो रेलिवेंट चीजें हैं साथियों, ये यूथ कंपटीशन टाइम है और यूथ कंपटीशन टाइम साथियों आपको क्या करता है? हर एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को आपके सामने सबसे पहले शेयर करने का काम करता है। देखिए अनिवार्य योग्यता मींस की अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस फॉर्म को क्या कर सकता है? इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पहले तो हमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जानना होता है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता क्या है, कौन व्यक्ति होगा जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। क्या जिन्होंने 3 ईयर एलएलबी किया है वो अप्लाई कर सकता है? क्या जिन्होंने 3 ईयर अभी एलएलबी कोर्स में है वो अप्लाई कर सकते हैं? अब देखते हैं यहां पे क्या कह रहा है। फर्स्ट वाले को अगर हम रीड आउट करते हैं तो कह रहा है ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहां पे बात खत्म कर दिया, कह रहा है कि ग्रेजुएट होने चाहिए। किसमें? लॉ में। किसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए साथियों? तो ऐसा नहीं कि मैंने बीए किया, प्लेन मैंने बीए किया मैं कर सकता हूं, नहीं, आप लॉ में ग्रेजुएट होने चाहिए। मींस कि आप एलएलबी किए होंगे। एलएलबी कितने टाइप का होता है? एक 3 ईयर एलएलबी होता है साथियों और एक 5 ईयर एलएलबी होता है। कौन सा एलएलबी होता है? एक 3 ईयर एलएलबी होता है और एक 5 ईयर एलएलबी होता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एलएलबी आपके द्वारा क्या किया गया होगा? आपके द्वारा इन दोनों एलएलबी को पास किया गया होगा। साथ ही साथ कर रहा है एंड इनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट। 1961 का जो हमारा अधिवक्ता अधिनियम है, मींस की एडवोकेट एक्ट है, उस एडवोकेट एक्ट में अपने बार में आप क्या होंगे? आप रजिस्टर्ड होंगे टिल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तब आप क्या होंगे? एज अ एडवोकेट के रूप में आप अपने बार में आप क्या होंगे? रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड एडवोकेट के रूप में आप रजिस्टर्ड होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के, बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे उसके पहले आप क्या होंगे? आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होंगे। अगर आप बार काउंसिल ऑफ बिहार की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप बिहार से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया और आज तक अपने बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ इनके द्वारा गाइडलाइन दे दिया गया कि वही व्यक्ति इस फॉर्म को भरेगा जो कि क्या किया होगा? द एडवोकेट एक्ट 1961 का क्या किया होगा? अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। तो ये आपके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपने नहीं किया है, बार काउंसिल में नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो तुरंत आप जाइए बार काउंसिल में पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद से धूमधाम से इस फॉर्म को अप्लाई करिए। आगे देखते हैं आगे क्या कंडीशंस लगा दिया है। एक एक कंडीशंस को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर हम सेकंड कंडीशंस की बात करते हैं साथियों, सेकंड कंडीशन में देखिए, करेक्ट कैंडिडेट शुड पोजेस साउंड हेल्थ, बियर गुड मोरल कैरेक्टर, इज नॉट इन्वॉल्व इन और रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल केसेस। जाहिर सी बात है आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने जा रहे हैं, आप जुडिशरी की नौकरी करने जा रहे हैं, आप क्या होने चाहिए? आप साउंड माइंड पर्सन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अनसाउंड माइंड पर्सन होने चाहिए, मींस कि पागल वगैरह आप नहीं होने चाहिए, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं चल रहा होगा। वही सारी चीजें जो नॉर्मल चीजें होती है वो सारे नॉर्मल चीजों को यहाँ पे इन्होंने द्वारा
बताया जा रहा है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो आज एज लिमिट को देख सकते हैं, एबो द एज ऑफ 22 ईयर एंड बिलो द एज ऑफ 35 ईयर की बात कर रहा है। मींस कि 22 साल से ऊपर आपका एज होना चाहिए और 35 साल से नीचे होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, जो झारखंड सरकार का, कहां का, जो झारखंड गवर्नमेंट का जो भी आपका एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होगा, उस एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको उस एज रिलैक्सेशन का भी आपको क्या दिया जाएगा, आपको वहां पे बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। यह बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। लेकिन अगर हम जनरली बात करते हैं तो जनरली आपका एज 22 साल होना चाहिए और 35 साल के बीच में होना चाहिए, अगर हम जनरली की बात करते हैं तो। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको झारखंड सरकार के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर आप देखिए क्या कह रहा है, जो चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर थर्ड नंबर के आप कॉलम को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज वेरी लार्ज इन द ऑप्शन ऑफ द Honorable Jharkhand High Court, court is desirable have the preliminary entrance test in order to limit the candidate for the main examination. Then the preliminary entrance test means ki PT shall be conducted by the commission. This main examination will be viva voce test should be following the preliminary entrance test, making the direct recruitment for the post of civil judge, junior division and मुंसफ मजिस्ट्रेट जिसको कहा जाता है, उसी की बात की जा रही है। अब हम यहाँ पे सिलेबस को इनके ऑब्जर्व करेंगे कि इनके सिलेबस में क्या क्या चीजें प्रोवाइड किया जा रहा है, किस प्रकार का इनका एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले एक को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, कर है प्रिलिमिनरी, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, प्रिलिमिनरी इंट्रेंस टेस्ट होता है। क्या होता है साथियों, तो ये इंट्रेंस टाइप का एक टेस्ट होता है कि मींस कि आपको प्रवेश दिया जा रहा है। इंट्रेंस टेस्ट मींस रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद से मींस कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। जो भी आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहीं पे भी कंडक्ट कराया जाता है तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि जो भी आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है ये एमसीक्यू बेस्ड मींस कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के सामने आपके 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसी ऑप्शंस में से देख करके आपको क्या करना होता है, आपको आंसर मार्क करना होता है। लेकिन जब हम यहीं पे बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए, तो साथियों मेन एग्जामिनेशन में आपको क्या दिया जाता है, आपको एक कॉपी दिया जाता है और उसी कॉपी पे जैसे आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, लॉ के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जैसे आप आंसर फ्रेम करते हैं, जैसे आप आंसर लिखते हैं, एज यूजुअल आंसर आपसे यहां पे लिखवाया जाता है मेन एग्जामिनेशन में। और साथ ही साथ क्या होता है, लास्ट में आपका वाइवा वॉइस होता है। और वाइवा वॉइस कैसा होता है साथियों, तो ये ओरल एग्जामिनेशन टाइप का, ये ओरल एग्जामिनेशन होता है। तो इन तीनों एग्जामिनेशन के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से देख लिया। अब हम इनके सिलेबस को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि इनके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, साथ ही साथ इनके मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, और देखते हैं आगे क्या क्या इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। अगर हम 4th नंबर की बात करते हैं साथियों, तो ये आपके लिए अगर सबसे मैं जिस्ट कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो साथियों सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट का आपका क्या है, सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अब एग्जामिनेशन में फाइनली हमारे एग्जामिनेशन में आएगा क्या। मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया, मैं हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हूं, लेकिन मुझे सिलेबस ही नहीं पता है। तो सिलेबस मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। सिलेबस में सबसे तो पहले आपका जनरल इंग्लिश आएगा। क्या आएगा साथियों, जो नॉर्मल टाइप का इंग्लिश होता है, जो इंटरमीडिएट लेवल का इंग्लिश होता है, वही जनरल इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज आएगा इंक्लूडिंग करंट अफेयर। इसमें क्या आएगा, इन दोनों चीजों को क्या किया गया है, इंक्लूड कर दिया गया, एक जनरल इंग्लिश को और एक करंट अफेयर, जीके के अंतर्गत उसके करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूंगा तो आपको यह भी समझना होगा कि झारखंड के भी करंट अफेयर को इसके द्वारा क्या किया गया है, डाला गया है। मींस कि झारखंड के भी करंट अफेयर को आपसे पूछा जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सीपीसी से रिलेटेड प्रोविजन जो भी होंगे वो सभी के सभी सीपीसी से रिलेटेड आपके 1908 के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको पूछा जाएगा। साथ ही साथ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको आप सीआरपीसी कहते हैं, सीआरपीसी से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में रेस किया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है द इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, जो कि 1872 का कानून है आपका। इंडियन एविडेंस एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे द इंडियन पेनल कोड 1860 से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं जिससे आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, यहाँ पे किसी भी टाइप का क्या नहीं दिया गया, लोकल लॉ नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया है साथियों, लोकल लॉ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में नहीं प्रोवाइड किया गया है, नहीं प्रोवाइड किया गया है। यहां पे सिर्फ इसके जगह पे क्या दे दिया गया, जनरल इंग्लिश दे दिया और जनरल नॉलेज दे दिया गया, यही 2 चीज दे दिया गया है। बाकी आप कहीं पे भी देखेंगे तो देश भर के आपको लोकल लॉ उनके देखने के लिए मिलेंगे, उनके रेंट कंट्रोल एक्ट देखने के लिए मिलेंगे, उनके तमाम तरह के एक्ट जो होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर इनके हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो साथियों ये सभी के सभी आपके मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये वैकेंसी, ये भर्ती आप लोगों के लिए बहुत ही रेलिवेंट भर्ती के रूप में आई है आपके सामने। 5th वाले में कह रहा है द प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट शैल बी 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, तो साथियों यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा ये 100 मार्क्स का होगा।
इन एग्रीगेटेड द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शुड नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल सिलेक्शन। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कितना भी मार्क्स ला रहे हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखता है। मींस कि आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में टॉप भी कर दिए हैं तो ये आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या दिलाता है, आपको किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं दिलवाएगा, आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिलवाएगा। सिर्फ ये क्या कर रहा है, मींस कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, उसी की बात यहाँ पे कह रहा है, अगर आपने प्रिलिमिनरी के सिलेबस को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में किसके सिलेबस को प्रोवाइड किया गया। तो साथियों यहाँ पे आप देखिए 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है 6 नंबर में द मेरिट लिस्ट किसकी बात कर रहा है साथियों, तो जो बात कर रहा है यहाँ पे करेक्ट द मेरिट लिस्ट सेल बी प्रिपेयर्ड एज अंडर। किस तरह से इसका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, अगर हम फर्स्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो कैंडिडेट सेल बी एग्रीगेटेड इन सेरेटिम एज पर मार्क्स ऑब्टेन बाय द रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अनुसार बात कर रहा है। और सेकंड में कर रहा है द लिस्ट सेल बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी वाइज, जो भी लिस्ट आपको प्रिपेयर किया जाएगा वो कैटेगरी वाइज किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको कैटेगरी दिखा दिया कि किसको कितने नंबर ऑफ सीट्स को क्या किया गया है, बाइफर्केशन किया गया है, जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में, पीएच कोटा में, वो सारी चीजों को आप लोगों ने देख लिया। अगर हम 7th नंबर की बात करते हैं तो कह रहा है द कैंडिडेट अप टू 15 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी कैटेगरी, मींस कि 15 गुना लड़के को क्या किया जाएगा, 15 टाइम्स लड़के को, 15 गुना लड़के को बुलाया जाएगा। कब, मेन एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो मेन एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पे लिखा है मेन एग्जामिनेशन के लिए इसी के रिस्पेक्ट में लड़कों को क्या किया जाएगा, इसी के रिस्पेक्ट में लड़कों को बुलाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी चीजें हो सकती है हर एक चीज को मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का आपका टाइम कितना दिया जा रहा है। ड्यूरेशन फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट सेल बी 2 आवर, 2 घंटे का आपको पूरा पर्याप्त यहाँ पे समय दिया जा रहा है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए। और आपने ऑब्जर्व भी किया है कि कितना नॉर्मल सा उसका सिलेबस है। बस सिलेबस में 2 चीजों को डाला गया है, एक जनरल इंग्लिश आपका डाल दिया गया है, एक जीके डाल दिया गया है, साथ ही साथ उसमें इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स कर दिया है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी लोकल लॉ आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो मेजर सब्जेक्ट आप डेली पढ़ते हैं वही मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। अब हम इनके मेन एग्जामिनेशन के अगर हम सिलेबस को देखते हैं कि कैसा इनका मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस है, तो साथियों मेन एग्जामिनेशन के भी सिलेबस को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। द मेन एग्जामिनेशन shall be 4 paper of 100 marks each comprising of this questions on the following subject। अब इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 4 पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, नॉर्मल से 4 पेपर आपके मेन एग्जामिनेशन में कंडक्ट करवाए जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी जहोजिलात नहीं आपको झेलना है। यहाँ पे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अगर हम साथियों यहाँ पे पेपर फर्स्ट की हम बात करते हैं, पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कर रहा है प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। मींस कि आपको सीपीसी से और सीआरपीसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, द इंडियन पेनल कोड से पूछे जाएंगे, द इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछे जाएंगे और लिमिटेशन एक्ट से पूछे जाएंगे। और ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आपके मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे ये चीजों को आपके सामने रख रहा हूं। अगर मेन एग्जामिनेशन का पेपर सेकंड अगर आता है तो पेपर सेकंड में आपसे क्या आ रहा है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है 1872 का, साथ ही साथ सोगा एक्ट आ रहा है, द सेल्स ऑफ गुड एक्ट आ रहा है 1930 का, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है 1881 का, साथ ही साथ एडीआर मैकेनिज्म आ रहा है, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का आ रहा है, साथ ही साथ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है 1872 का। इनके पेपर नंबर सेकंड में आ रहा है, जो कि मेन एग्जामिनेशन से क्या कर रहा है, मेन एग्जामिनेशन के साथ डील कर रहा है। आगे हम चलते हैं, पेपर थर्ड को हम देखते हैं साथियों, और पेपर फोर्थ को इनके देखते हैं कि पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ में क्या क्या चीजें इनके प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम पेपर थर्ड की बात करते हैं, जो कि मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ पे फैमिली लॉ आ रहा है जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों साथ साथ है, रेंट कंट्रोल लॉ आ रहा है, मींस कि मेन एग्जामिनेशन में इनका रेंट कंट्रोल एक्ट पूछा जा रहा है, एसआरए पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इनका 3 पेपर तो आप लोगों ने देख लिया, जो कि लॉ के साथ रिलेटेड कर रहा है, लॉ से ही डील कर रहा है। लेकिन जब हम पेपर नंबर 4 की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज में क्या पूछा जाता है, अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं तो इससे पूछा जाता है, प्रेसी राइटिंग पूछा जाता है, ट्रांसलेशन और पैराग्राफ से, ये सारी चीजें आपसे मेन एग्जामिनेशन में इनके पूछी जाती है, और मेन एग्जामिनेशन का ये पेपर नंबर आपका 4th है। अगर हम 10th नंबर की बात करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर। कितना घंटा आपको दिया जा रहा है, एक पेपर के लिए 3 घंटा आपको रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, और इसके लिए 3 घंटा आपको क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आगे देखिए साथियों, आगे क्या कर रहा है, अगर कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगा वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। आज सच कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जो भी आपका रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। और ये देख लीजिए साथियों, अगर आपको फॉर्म भरना होगा तो आप कहां पे जाएंगे,
तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्या करना होगा, जाकर के आपको अपने फॉर्म को फिल करना होगा। इधर उधर बिल्कुल भी आपको भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था साथियों जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे नहीं रखा। जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था इससे रिलेटेड उन सभी चीजों को मैंने आपको यहाँ पे रखने का बिल्कुल प्रयास किया। तो साथियों ये था आपका। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क यहाँ पे क्या रखा गया, तो साथियों यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो रखा गया है यहाँ पे 600 रुपया परीक्षा शुल्क रखा गया। और इसी वेबसाइट पे www.jpsc.gov.in पे जाके आपको क्या करना होता है, आपको लॉगिन करना होता है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपना फॉर्म को फिल करना होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर परीक्षा शुल्क में छूट की भी बात कर रहा है कि मीन्स जो वहां के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग हैं उनसे 150 रुपया लिया जाएगा, बाकी सभी लोगों से 600 रुपया यहाँ पे चार्ज किया जाएगा, प्लस बैंक का जो भी चार्जेस होंगे। ये सारी चीजों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो जरूरत की चीजें हो रही है सभी के सभी चीजों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपके सामने शेयर करने का डेफिनेटली काम किया जा रहा है। देखिए एज सच आप यहाँ पे कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि मैं आपको यहाँ पे शेयर न किया हूं। तो आप लोगों को हर एक चीज यहाँ पे मिल गया। अब आप लोगों ने ये भी देख लिया कि इसका लास्ट डेट क्या रखा गया। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, साथियों यहाँ पे कह रहा है अंतिम तिथि की बात। अंतिम तिथि तो आप लोगों ने देख ही लिया था कि अंतिम तिथि क्या है। तो साथियों यहाँ पे इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 21/8/2023 से। ये भी चीज आप लोगों ने देख लिया कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 21/8/2023 से दिनांक 27/9/2023 अपराह्न 5 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु उपलब्ध होगा। कब तक, ये 27 तारीख तक आप फीस जमा कर सकते हैं, लेकिन 21 तारीख ही आपको क्या दिया गया है, आपको फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट दिया गया। और इसी 21 तारीख से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल करेंगे 21 अगस्त 2023 से। तो ये था पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्या कर दिया, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक एक करके यहाँ पे शेयर कर दिया। इसके बाद भी अगर लगता है कि कोई भी क्वेरी अगर आपकी रह जाती है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं साथियों, ये यूथ कंपटीशन टाइम आपका ऑफिशियल फैमिली है और इस यूथ कंपटीशन टाइम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। उस कमेंट का क्या किया जाता है साथियों, धूमधाम से रिप्लाई किया जाता है। जो भी चीजें हो सकती हैं हर एक चीज किया जाता है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं उस पर आप इसको शेयर जरूर करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, अगर आप ट्विटर यूज कर रहे हैं, अगर आप इंस्टा यूज कर रहे हैं, वहां तक आप इस वीडियोस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। हर एक ग्रुप में आपको इसको शेयर करना है। बस यूथ कंपटीशन टाइम आपसे यही एक डिमांड कर रहा है। बाकी हम आपके लिए हर टाइम खड़े हैं। अगर आप लोगों का कोई कमेंट हो तो इस पे क्लास भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।